हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस यूनिट के अंदर, वो उनका कंटेंट ये है हमारे पास। अब इसको डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? कोई भी हमारे पास जो चार्ज प्रेजेंट है, स्टैटिक चार्ज, उसके चारों ओर का वो एरिया, अगर उस एरिया के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल हम लेके आते हैं तो वो किसी भी टाइप की एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को फील करे, तो वो एरिया अराउंड दैट स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन और स्पेस अराउंड दैट चार्ज ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज विद इन विच द अदर चार्ज एज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। जिस रीजन के अंदर आकर के कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस करे या फील करे, तो उस रीजन को हम खोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। Theoretically, the electric field extend up to infinity, but practically it is लिमिटेड टू ए सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है। तो थियोरेटिकली हम मान सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो चार्ज की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बढ़ता जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा वो भी। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। तो देखिए भाई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड strength at a point in an electric field is the electrostatic force per unit positive charge acting on a vanishing small positive test charge placed at that point। किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होती है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हमारे पास कोई भी चार्ज क्यू है, जैसे इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे हमने दिखा रखा है कि कोई सोर्स चार्ज क्यू हमारे पास प्रेजेंट है और क्यू नोट कोई टेस्ट चार्ज है, तो क्यू नोट चार्ज के ऊपर क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा एफ, और इसकी दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई फील्ड हमने मान लिया। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और फोर्स की वैल्यू हमें पता है मैथमेटिकली, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्यू, ये नीचे हमारे पास क्यू है टेस्ट चार्ज क्यू नोट, तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इन दोनों की वजह से वो क्या हो जाएगा हमारे पास मैथमेटिकली एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा मैथमेटिकली, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या कर दिया, आर यूनिट वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है भाई। ठीक है। द टेस्ट चार्ज इज कंसिडर एज ए vanishingly small because its presence should not alter the configuration of the charge, and thus the electric field which is intended to be measured। ठीक है भाई। तो जो टेस्ट चार्ज हमने लिया था उसकी क्वांटिटी जो होगी बहुत ही स्मॉल होगी। ये सिर्फ हमने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को पता करने के लिए कि भाई हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें भी देखो टेस्ट चार्ज की कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ओके। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आया है उससे फॉलोइंग रिजल्ट हमारे पास निकल के आते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। क्यू नोट जो होगा टेस्ट चार्ज वो हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। ओके। सेकंड आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जो होगी वो नेगेटिव चार्ज के केस में अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगी भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर
यूनिकली डिटरमाइंड एट एवरी पॉइंट इन द फील्ड। ठीक है, और ऐसा यूनिट जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि हमने ई को कैसे रिप्रेजेंट किया था, एफ बाई क्यू। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट हो जाएगी यहाँ से हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये देख लिया भाई, हमने ले लिया कोई 3 डायमेंशन स्पेस ले लिया एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड के अंदर किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के ऊपर कोई भी टेस्ट चार्ज पी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आर हो गया हमारे पास उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट, और एक्स वाई जेड उसके पोजीशन के पॉइंट्स होंगे भाई। ठीक है, और उसके सेंटर के ऊपर कोई भी प्लस है क्यू चार्ज प्रेजेंट है। इसकी वजह से, इस चार्ज क्यू की वजह से, ये टेस्ट चार्ज क्यू नोट किसी भी पी पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अगर इसको आर वेक्टर में रिप्रेजेंट करें, तो आर वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड, आर मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर ये रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बाई आर क्यूब इंटू आर यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डेफिनेशन पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो क्या थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू ये है हमारे पास, इसको हम चार्ज क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आर वेक्टर की टर्म में। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, और आर यूनिट वेक्टर की टर्म में निकलेंगे तो आर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, आर स्क्वायर का। ठीक है, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा, जैसे जैसे हम आर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हैज ए सफेरिकल सिमेट्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉइंट चार्ज की वजह से उसकी सिमेट्री कैसी होगी भाई, सफेरिकल सिमेट्री होगी। ये बात भी याद रखना, कैसे होगी सफेरिकल सिमेट्री, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे, इसकी वजह से, चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, आगे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी ना, वहाँ से हम समझ जाएंगे कि सफेरिकल सिमेट्री कैसे बनाएगा वो। इफ़ क्यू इज़ पॉजिटिव देन फील्ड इज़ रेडियली आउटवर्ड, एंड क्यू इज़ नेगेटिव लेस देन जीरो देन फील्ड इज़ रेडियली इनवर्ड। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको देख लेना जरूर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे, उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट की टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो देखो भाई एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट था हमारे पास इस तरह से। ठीक है, तो ये एक्स था हमारे पास, ये वाई था, और ये हमने जेड लिया था, और यहाँ पे जो पी पॉइंट था वो एक्स वाई जेड तीनों की टर्म में निकाला था, ये आर वेक्टर था। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर होगा उसको अगर एक्स वाई जेड की टर्म में हम लिखें, तो ये जो आर वेक्टर होगा एक्स वाई जेड की टर्म में, इसको हम लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये होता है भाई एक्स का, आर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। या इसकी ये तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख दिया हमने, और वैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप आ जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी आई थी वो क्या आया था कि अगर उसको आर वेक्टर में रिप्रेजेंट करें, यानी कि यूनिट वेक्टर की बजाय आर वेक्टर में रिप्रेजेंट करें, तो ई क्या आएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये बना था हमारे पास। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या थी, एक्स आई कैप वाई जे कैप, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, और आर की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो आर क्यूब से की आर की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो अगर कोऑर्डिनेट की टर्म में अगर इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो कोऑर्डिनेट की टर्म में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास जो ये गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट की टर्म में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि देखो भाई, अभी तो हम एक सिंगल चार्ज की वजह से कैलकुलेट करना चाह रहे थे। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा सिंगल ही चार्ज हो, तो एक सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया मान लेते हैं हमारे पास। यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि 5, ये जो फिगर बना रखा है इसमें 5 चार्ज है भाई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, तो 5 चार्ज है भाई। इन पांचों चार्ज की वजह से हम इनमें से किसी भी एक चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं हमने Q1 चार्ज ले लिया। अब Q1 चार्ज के ऊपर जो बचे हुए 4 चार्ज हैं उनकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो देखो, Q1 चार्ज के ऊपर Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगी वो क्या हो जाएगी, F12। तो Q2 इधर है तो ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो F12 फोर्स होगी एक, पहली वाली फोर्स क्या होगी, F12 किसके ऊपर लग रही है, Q1 के ऊपर, ठीक है। अब दूसरी बात कर रहे हैं, Q3 चार्ज जो होगा वो इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगा। Q3 जो चार्ज लगाएगा वो कैसे लगाएगा, वो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो पहला वाला जो चार्ज था वो F12 फोर्स लगा रहा था। अब दूसरा चार्ज जो लगा रहा है वो लगा रहा है F13, 3 की वजह से 1 के ऊपर लगने वाली फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे तो हमारे पास क्या करेगा, Q4 चार्ज इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो ये फोर्स हो गई। तो ये फोर्स कौन सी हो जाएगी, F14 हो जाएगी भाई, ठीक है। सिमिलरली जो Q5 चार्ज है वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो Q1 Q2 क्या है, Q5 क्या है, नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है। तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और ये फोर्स कौन सी हो जाएगी, F15 फोर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो रिजल्टेंट अलग अलग, यानी कि ये सारी की सारी जो फोर्सेस लग रही है वो किसके ऊपर लग रही है, Q1 चार्ज के ऊपर लग रही है। तो Q2, Q3, Q4, Q5 की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है Q1 के ऊपर वो क्या होंगी, इन सभी के डायरेक्ट सम के बराबर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, F1 के ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगी वो F1 पे 2 की वजह से, F12 1 के ऊपर 3 की वजह से F13, 1 के ऊपर 4 की वजह से F14, 5 की वजह से ये। तो इस टाइप से जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी वो क्या होगी, सभी इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से लगने वाली फोर्स का डायरेक्ट सम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, कि जो कोई भी चार्ज, अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है और उसमें किसी भी एक चार्ज के ऊपर हम रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से लगने वाली फोर्सेस का डायरेक्ट सम हो जाएगा, ठीक है। तो F क्या होता है, 1/4πε0 Q नोट और इंटू क्या हो जाएगा, R वेक्टर डिवाइडेड बाई R वेक्टर का क्यूब, ऐसा ही था। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये देखो ये हमारे पास ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। यानी कि यहाँ पे 5 ना होकर के कितने भी हो सकते हैं चार्ज, तो n नंबर ऑफ चार्जेस भी हो जाएंगे। तो n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा। तो ये कैसे आया, देखो कि जो F1 के ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, 1/4πε0। ये तो ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो हमने मान लिया Q नोट है, ठीक है, या Q1 है जैसे यहाँ पे, तो Q1 ले लो या Q नोट ले लो आप। दूसरा जो चार्ज होगा उसकी कोई वैल्यू की, अगर 1 की वजह से लग रहा है तो 1 होगा, 2 की वजह से लगेगा तो 2 होगा, 3 की वजह से लगेगा तो 3 होगा। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया, जनरल कोई भी A से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इनटू R वेक्टर, R वेक्टर कौन सा आएगा, या तो 0 के ऊपर लग रहा है तो 0 से, और A की तरफ जा रहा है तो A, ठीक है। तो 0 A की तरफ आ गए, ये R वेक्टर हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, R वेक्टर का क्यूब, ऐसा ही कुछ आता था। तो उसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 0 A की वजह से R वेक्टर। तो देखो R12 जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक चार्ज तो हमारे पास फिक्स है, कौन सा चार्ज फिक्स है, जैसे यहाँ पे मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है इसमें A और B से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इसको A ले लिया हमने, इसको B ले लेंगे, ठीक है।
तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, आर बी ए या ए बी, या इसको भी बी ए कह सकते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आर बी ए क्या हो जाएगा, आर ए माइनस आर बी। तो यही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है इन्होंने। तो देखो भाई क्या है हमारे पास मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसमें, इसको एक बार रफ कर देता हूँ मैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें ऊपर वाली टर्म है आर ए माइनस आर बी, ठीक है। तो आर वेक्टर आएगा ऊपर कौन सा, आर बी ए। तो ये तो हो गया उन्हीं ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो हमने देखा था कि F12 जो फोर्स थी वो क्या के किसके बराबर थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 यूनिट वेक्टर लगाते थे हम यहाँ पे, ठीक है। और नीचे वाला जो वेक्टर होता था वो R12 वेक्टर ही होता था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है कि F ऑफ ए चार्ज के ऊपर एफ ऑफ जो क्यू ऑफ बी जो चार्ज है उसकी वजह से लगने वाला फोर्स वो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन के डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, आर ए बी, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर बी ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका वेक्टर फॉर्म में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करा गया, इन द प्रेजेंट एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2 से 5 तक। अगर यहाँ सिर्फ 5 चार्जेस हैं तो ए 1 है, तो जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो तो 1 है, और जिनकी वजह से फोर्स लग रहा है वो क्या है, 2 3 4 एंड 5 है, तो 2 से 5 तक चलेगा, ठीक है। तो इफ़ द फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 3 और 5 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं, बहुत सारे चार्ज भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका हमारे पास एक जर्नल एक्सप्रेशन आ गया, तो अब हम बाकी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गिवन जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उससे क्या क्या रिजल्ट निकल के आए हैं वो देखते हैं। द इंटरेक्शन मस्ट बी ऑन द चार्ज विच इज़ टू बी स्टडीड ड्यू टू अदर चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है the charge on which the influence due to other charges is to be found is assumed to be floating charge and other charges are readily fixed, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एग्जाम्पल फर्स्ट चार्ज इज रिपेल्ड अवे बाई Q2 एंड Q4 और अट्रैक्टेड बाई Q3 एंड Q5। तो देखो Q2 Q4 रिपेल करेंगे क्योंकि वो क्या है, Q1 चार्ज के सेम चार्ज के हैं, और Q3 Q5 उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अपोजिट चार्ज के हैं, ठीक है। The interaction between the other charges must be ignored, ठीक है। तो देखो हम सिर्फ वन फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ देख रहे हैं कि Q1 चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, और Q4 की वजह से या Q5 की वजह से, तो हम इसका जो इंट्रैक्शन है वो सिर्फ Q1 के साथ जो इंट्रैक्शन होगा उसको ही देखेंगे यहाँ पे। बाकी अगर सिस्टम ऑफ चार्ज है तो देखो Q3 Q4 में भी कोई ना कोई इंट्रैक्शन तो होगा ही, और ये यहाँ पे Q4 और Q6 जो है या Q5 है उसमें भी इंट्रैक्शन तो होगा ही। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ Q1 की ही बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि Q5 और Q4 के बीच में, Q3 Q2 के बीच में, या Q2 Q4 के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसको फ़िलहाल हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उसी चीज़ को देखेंगे फ़िलहाल जिसकी हम बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो है वो हमने फोर्स के केस में स्टडी किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फोर्स में काम कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी उसी तरह से काम करेगा, ठीक है। ये तो ये कह रहा है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होल्ड गुड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। तो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में देखेंगे भाई, वो जो पहले हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक जो सफेरिकल बनेगा, सिमेट्री बनेगी, वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द फोर्स ऑफ imaginary straight or curved path along which the positive charge supposed to move when free to do so in an electric field, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एक इमेजिनरी लाइन होती है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है या कर्व पाथ भी हो सकता है, जिसके थ्रू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या जो पॉजिटिव चार्ज है उसके मूव या मोशन को हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट बट दे रिप्रेजेंट रियल सिचुएशन।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनका फिजिकली तो हम नहीं देख सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम आसानी से देख सकते हैं भाई। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है ड्यू टू चार्जेस। तो देखिए भाई, पहला जो है वो हमारे पास कोई भी Q ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी जनरेट होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो इसकी वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में बहुत सारी फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो देखो, ये हर एक डायरेक्शन में निकलेंगी, तो चारों तरफ निकलेंगे तो कैसा बनेगा, ये जो टेस्ट सेंटर में रखा है इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक फुटबॉल के जैसा, गेंद के जैसा एरिया बन जाएगा। अगर इसको इमेजिन, वैसे तो लाइन दिखाई नहीं देती है, लेकिन इमेजिन करें कि अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमारे पास रखा है और उसमें से हर एक डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो वो कैसा बनेगा, एक स्फेयर बना देगा। ठीक है। ऐसे ही अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी, लेकिन उसमें भी हर एक डायरेक्शन, हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होंगे, परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती हुई दिखेंगी। तो वो भी क्या बनेगा, एक सफ़ेयर टाइप का बना देगा, या एक गेंद के जैसा बना देगा, फुटबॉल बन जाएगी या समझ लो। तो ये क्या करेगा, जो ये अभी जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो बनेगा, जो चार्ज की वजह से सरफेस बनेगा, उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर होता है सफेरिकल सिमेट्री। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी सिमेट्री कैसी होगी, सफेरिकल सिमेट्री। तो यहाँ पे देखो स्फेयर बनाएगा, इसीलिए उसने बोला है कि वो स्फेरिकल सिमेट्री देगा। तो रियल में ये तो हमने रोटी से वैसे रिप्रेजेंट किया है, तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस टाइप से होंगी, इस तरह से बाहर की तरफ निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ जाएंगे भाई। ठीक है। ये देखो, अभी हमने देखा था कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो इक्वल है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्ज। तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन उनकी पोलैरिटी अनइक्वल है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों ही चार्ज एक कूलॉम के हैं हमने मान लिए। ठीक है। तो अगर दोनों ही चार्ज एक कूलॉम के हैं, पेयर ऑफ चार्ज जो है वो दोनों के दोनों हमारे पास एक कूलॉम का चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी भाई। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में लाइनें निकलेंगी और इधर जाएंगी। ठीक है। और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड में जाएंगी, तो ये लाइनें जा कर के इसमें जा कर के ख़त्म हो जाएंगी, और इसकी वजह से ये लाइनें इधर जाएंगी। ठीक है। तो बाहर से आ जाएंगी। तो इस टाइप की एक सिमेट्री हमारे पास बनेगी। तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमारे पास बनेंगे अगर दोनों इक्वल और अनलाइक चार्जेस हैं। तो दूसरे केस में आता है हमारे पास, अगर दो इक्वल चार्ज हैं और लाइक है, मतलब उनकी पोलैरिटी भी इक्वल है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो हमें पता है कि इक्वल चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे भाई। दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, तो ये कभी भी मिलेंगी नहीं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे भाई। इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी भाई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जैक्ट लेटरल प्रेशर रिप्रेजेंट द रिपल्सिव फोर्स ऑफ टू लाइक चार्जेस। तो कुछ थोड़ा सा बहुत प्रेशर भी एग्जिस्ट करेंगे एक दूसरे। नेक्स्ट जो आती है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हमने दो प्लेट ले ली, एक प्लेट के ऊपर +1 कूलॉम चार्ज लगा दिए, यहाँ पे -1, तो ये क्या हो जाएंगी, एक स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करेंगे, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फील्ड चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी उसकी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो क्या कहते हैं, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर इमेजनरी लाइन, यानी कि हम इसको एक्चुअल में नहीं देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। A unit positive charge placed at the electric field tends to follow a path along the field line. It is free to do so. Electric line of force form a positive charge and terminate on a negative charge. क्या कहता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होंगी वो स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो जाएंगी नेगेटिव चार्ज में। ठीक है।
टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स एट दैट पॉइंट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक बार दो बार कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है तो उसके ऊपर कहीं भी हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो क्या कर देगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएगा उस पॉइंट के ऊपर। अब इसी पॉइंट से अगला पॉइंट रिलेटेड है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। इफ दे डू दैट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन दे विल बी टू टेंजेंट। तो क्या कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रा करें, क्योंकि टेंजेंट क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा, मान लो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये हो गया। तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई। तो और एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की कभी भी दो डायरेक्शन या किसी भी एक फील्ड की दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो आप पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी कुछ ये आगे प्रॉपर्टी हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रोंगर एंड लाइन सेपरेट आउट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन जो होंगी वो ज़्यादा अमाउंट में होंगी, बिल्कुल क्लोज क्लोज होंगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि चार्ज मान लो यहाँ पे 1 कूलम है और यहाँ पे 50 कूलम है, तो 50 कूलम होगा तो उसकी लाइन जो होंगी वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगी। कम चार्ज होगा तो उसकी लाइन जो होंगी वो ज़्यादा दूर दूर बिखरी होंगी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी हमारे पास मान लो मटेरियल है, कंडक्टर है, तो उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी, चाहे उसकी शेप कैसी भी हो, ठीक है। वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस ही आउटवर्ड या इनवर्ड जाएंगी भाई। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग वाइज टू द रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। अगर दो अनलाइक चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग वाइज, तो लेंथ वाइज उसमें कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक से स्टार्ट होके दूसरे पे जाके ख़त्म हो जाएंगे भाई। उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एग्जैक्ट लैटरल प्रेशर टू रिप्रेजेंट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्ज। अगर दो लाइक चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे भाई, दूर भगाएंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर एडजस्ट होगा भाई। ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक बार आप इसको देख लेना, हम आगे चलते हैं तब तक। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम से पता चल रहा है, डाइपोल यानी कि जिसके दो पोल हो। तो डाइपोल कैसे बनता है, हमारे पास है दो चार्ज लेंगे। फर्स्ट वन इज़ हमारे पास है, देखो ये नेगेटिव चार्ज है और सेकंड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अरे दो चार्ज से मिलके कोई भी जो ये जो अरेंजमेंट बन रहा है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रोडाइपोल पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। तो दोनों किसी भी डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे। तो इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा या प्रोड्यूस होगा, तो उस फील्ड को हम बोलते हैं डाइपोल फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होगा भाई। तो डाइपोल मोमेंट जो होगा उसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट क्या बताते हैं, मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताता है भाई। तो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसको मैथमेटिकली इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज
आइदर चार्ज मतलब ये या तो माइनस क्यू ले लो या प्लस क्यू, क्योंकि दोनों ही चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो इनमें से कोई भी एक चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम। तो 2L इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो किसके बारे में बताएगा, हमें डायपोल मोमेंट के बारे में बताएगा। तो वो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव चार्ज अगर ये प्लेट है पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन ध्यान रखना कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इससे अपोजिट, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी भाई। ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट देखो, चार्ज हो गया कूलॉम और लेंथ है 2L इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो इसको बोलेंगे मीटर। तो डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कूलॉम मीटर इज़ द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के केस में एक इम्पोर्टेंट बात आती है हमारे पास कि कई बार पूछा भी गया है कि आइडियल डाइपोल क्या होगा। तो आइडियल डाइपोल क्या होगा कि एक आइडियल डाइपोल वो डाइपोल होगा जिसमें इन विच द चार्ज बिकम लार्जर एंड सेपरेशन ऑफ बिटवीन द चार्जेज इज स्मॉलर एंड स्मॉलर। चार्ज की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो और दोनों बीच जो चार्ज हैं उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जितना कम हो सके उतना कम हो, तो उस केस में हम डाइपोल को क्या बोलेंगे, आइडियल डाइपोल बोलेंगे भाई। ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है। एक आता है एट द एक्सियल लाइन और एक नेक्स्ट जो सेकंड वन आता है वो होता है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वो क्या होगी, वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस ले लिया इन दोनों के बीच का, एल ये तो 2L इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हो गया। ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये होगी एक्सियल लाइन पे हमने कहीं पर भी एक पॉइंट P ले लिया। तो ये P पॉइंट पे क्या हो गया, कोई भी टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया और हमने बताए थे कि टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे भी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस टेस्ट चार्ज Q के ऊपर A पे जो चार्ज नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो E ऑफ A की डायरेक्शन अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। B पॉइंट पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो B वाला जो चार्ज लगाएगा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो E ऑफ B जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो हो जाएगा टोटल इस पॉइंट P के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, इन दोनों की वजह से लगने वाला फोर्स होगी। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए एंड ड्यू टू चार्ज बी, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट सम के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, द वेक्टर ई ए एंड बी आर द कोलिनियर एंड अपोजिट। तो ई ऑफ ए की डायरेक्शन ये है, ई ऑफ बी की डायरेक्शन ये है, दोनों अपोजिट हैं तो ये एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी, ई ऑफ पी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए के डायरेक्ट सम के बराबर होगा भाई। ठीक है। तो नेगेटिव साइन क्यों आया है, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी की अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे डायरेक्ट सम था लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह आप ये सोचोगे ये मैग्नेट माइनस क्यों आ गया। माइनस देखो वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी की जब बात करेंगे तो इन वेक्टर फॉर्म में अगर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे ई ऑफ बी का मैग्नीट्यूड माइनस ऑफ ई ऑफ ए का मैग्नीट्यूड आएगा। तो अब हम बात करेंगे कि जो पी पॉइंट के ऊपर चार्ज है उसके ऊपर ए की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या वैल्यू होगी।
तो देखो ये जो डिस्टेंस ऑफ है सेपरेशन है इस पी पॉइंट से और इसके सेंटर का, ये हमने मान लिया x है, ठीक है। तो ए पॉइंट की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोनों के बीच की, यहाँ तक तो x और यहाँ पर है l, क्योंकि दोनों डाइपोल की लेंथ क्या है 2l, तो l इधर होगी l इधर होगी, तो x प्लस l। तो ई ए पॉइंट की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड है वो q ओवर x प्लस एल का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर कोई भी, या कोई भी आई कैप जे कैप जो भी आप रिप्रेजेंटेशन उसको देना चाहो, तो आई कैप उसका मैग्नीट्यूड हो गई। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ए, ठीक है। अब बी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखो। तो क्या होगा, यहाँ से पी पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस है x और ये है l, तो b से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी x माइनस एल, कितनी हो जाएगी x माइनस एल। यहाँ पे चार्ज q प्रेजेंट है, तो यहाँ से b पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू होगी p पे वो क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर x माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये मैग्नीट्यूड के बराबर था, दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर था, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो एक ज़्यादा होगा एक कम होगा। अब हमें ये नहीं पता था कि कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा, तो वो यहाँ से नज़र आ रहा है। देखो एक क्वांटिटी को x माइनस एल से डिवाइड कर रहे हो, एक पर x प्लस एल से डिवाइड कर रहे हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम आएगी और कम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो मतलब ये वाला कम है तो इसको कम से डिवाइड कर रहे हैं, तो ई ऑफ बी का मैग्नीट्यूड ई ऑफ ए से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हमने लिखा था ई ऑफ बी का मैग्नीट्यूड माइनस ई ऑफ ए का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, एक्स ऑफ पी यानी कि पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ई ऑफ पी वो क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों की वैल्यू इस वे पुट कर दो ई ऑफ बी माइनस ई ऑफ ए, तो q ओवर x माइनस एल का स्क्वायर माइनस q ओवर x प्लस एल का होल स्क्वायर, ए माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको यहाँ लिखेंगे इसको यहाँ लिखेंगे, दोनों को ओपन कर देंगे, होल स्क्वायर ओपन करने के बाद रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ q इंटू 2l इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब q इंटू 2l क्या था, अभी हमने इससे पहले वाला एक्सप्रेशन पढ़ा था लास्ट एक्सप्रेशन में कि डाइपोल मोमेंट p जो था वो क्या था चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या बन जाएगा हमारे पास ई ऑफ p दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में इसको डायरेक्शन भी देना चाहो तो आप कोई भी आई कैप या जे कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में फाइनल जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो इस टाइप से आ जाएगा। अगर हम बात करें क्या कि जो एक्स पॉइंट है वो काफ़ी फार अवे है किससे डाइपोल से, यानी कि डाइपोल का साइज बहुत छोटा है, एल बहुत छोटा है और एक्स बहुत ही दूर है, यानी कि x के कंपैरिजन में l अगर बहुत छोटा है तो x के कंपैरिजन में l को नेगलेक्ट कर देंगे, l को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा x का 4, ऊपर आ गया x, एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास अगर स्पेशल केस डिस्कस करें मतलब कि डाइपोल जो है वो आइडियल डाइपोल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पी पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू ए डाइपोल इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, कि डाइपोल फील्ड की जो वैल्यू होगी किसी भी एक्सियल लाइन के ऊपर उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर थी
माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज। तो डाइपोल फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एक्सल लाइन में, वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यही हो जाएगी भाई। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार पूछा गया है। तो देखते हैं इसको। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी तो एक्सियल लाइन पे था, अब इक्वेटोरियल लाइन पे बात कर रहे हैं। तो देखो भाई हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज। इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, किसी भी वाई डिस्टेंस के ऊपर हमने कोई एक टेस्ट चार्ज क्यू रख दिया। ठीक है, अब इन दोनों डाइपोल की वजह से इस टेस्ट चार्ज क्यू के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस होगा क्योंकि टेस्ट चार्ज हम प्लस लेते हैं। तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इस बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। तो दोनों देखो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेगा, इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के बीच में होगी। कैसे होगी, अब इनका कोई रिजल्टेंट नहीं निकल रहा, तो इसको भी हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर देते हैं। तो रिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इसका भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, जैसा कि इस वाले फिगर में एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस वाले फिगर में एक्सप्लेन कर रखा है, वो देखिए क्या कह रखा है इन्होंने, कि जो ई ऑफ बी है ऊपर वाला कंपोनेंट, उस ई ऑफ बी को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। रिजोल्व करेंगे तो देखो ये वाला जो ई ऑफ साइन थीटा है ये ऊपर चला गया इसका, और एक ई ऑफ बी साइन कोस थीटा इधर आ जाएगा। नीचे वाला ई ऑफ ए में भी ऐसा ही होगा, ई ऑफ ए कोस थीटा इधर आ जाएगा और ई ऑफ ए साइन थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ इन दोनों के डायरेक्ट सम के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ई ऑफ ए प्लस ई ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। और ई ऑफ ए ई ऑफ बी क्या हो जाएंगे, ये हमने जो रिजोल्व करने के बाद जो कंपोनेंट आए हैं उनका सम आएगा। वो क्या होंगे हमारे पास, देखिए यहाँ पे गिवन है सेकंड वाले फिगर में। सेकंड वाले फिगर में क्या है, ई ऑफ ए का जो कंपोनेंट बचेगा वो बचेगा ई ऑफ ए कोस ऑफ थीटा, और ई ऑफ बी का जो कंपोनेंट बचेगा वो बचेगा ई ऑफ बी कोस ऑफ थीटा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ई ऑफ ए कोस ऑफ थीटा प्लस ई ऑफ बी कोस ऑफ थीटा के डायरेक्ट सम के बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो ई ऑफ ए क्या था, 1/4πε0 क्यू ओवर डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, ई ऑफ ए की वजह से डिस्टेंस ये है। ये डिस्टेंस क्या होगी, देखो ये तो एल है, ठीक है, और ये कोई भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस एक्स वाई जेड कुछ भी लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने वाई दे रखा है, मैथमेटिकल फॉर्मूले में एक्स यूज़ कर रखा है, तो हम मान लेते हैं ये भी कोई आर्बिट्रेरी एक्स डिस्टेंस थी। तो ये जो डायगोनल वाली डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √x² प्लस L² के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, ई ऑफ ए की वजह से होगा, वो होगा Q/4πε0 x² प्लस L² इंटू आई कैप। सिमिलरली Q ऑफ बी की वजह से जो ई ऑफ बी होगा, ये डिस्टेंस भी तो इतनी होगी, ये अगर x मान लूँ मैं और ये L है, तो ये क्या हो जाएगी, √x² प्लस L² के बराबर ही होगी। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ऑफ बी, वो भी कितना हो जाएगा, यही इक्विवेलेंट आ जाएगा। ई ऑफ बी होगा 1/4πε0 Q/x² प्लस L² ऑफ आई कैप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया तो ये है हमारे पास। ठीक है, तो ई ऑफ ए और ई ऑफ बी तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो ई ऑफ ए है और जो ई ऑफ बी है उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है।
तो मैग्नीट्यूड इक्वल है तो यहाँ से कोस ऑफ थीटा कॉमन आउट ले लीजिए, कोस ऑफ थीटा कॉमन आउट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई ऑफ ए कह सकते हो या ट्वाइस ऑफ ई ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा। तो 2 टाइम्स तो ये हो गया और ई ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और कोस ऑफ थीटा ये है तो कोस ऑफ थीटा की वैल्यू देखो इस ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये ट्रायंगल ले लिया हमने, तो कोस ऑफ थीटा क्या होता है, क्या होता है भाई, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कोस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है एल, हाइपोटेन्यूज क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब हम ये वाली सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो कोस ऑफ थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 ये है, 1/2 ये है, कितनी हो जाएगी 3/2, 2q इंटू एल। तो q इंटू 2l क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। क्या था ये था डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट p के बराबर था अभी हमारे पास। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए लास्ट वाले एक्सप्रेशन में। जब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा कि E इज इक्वल टू जो होगा वो 1/4πε0 p बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट एट एन द इक्वेटोरियल डिस्टेंस x फ्रॉम द डाइपोल। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 1/4πε0 p ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आया है अभी। तो मैथमेटिकली अगर हम बात वेक्टर फॉर्म में बात करें तो इसको यूनिट वेक्टर आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने देखा था कि ये वाले ट्रायंगल है और एक्स एक्सिस इधर है -q और +q, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही थी। तो अगर आई कैप की डायरेक्शन ये होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इधर होगा, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा -आई कैप की डायरेक्शन में होगा। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड में हम वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी -आई कैप की तरफ होगी वेक्टर फॉर्म में। सिमिलरली जैसे हमने इक्वेटोरियल लाइन में किया था कि डाइपोल, अगर हम आइडियल डाइपोल ले तो एल की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी, किससे, एक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं अगर एक्स के कंपेयर में एल बहुत ही छोटा ले तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी इक्वेटोरियल लाइन पे वो क्या आ जाएगी p/4πε0 y³। इन्होंने x की जगह पे y ले लिया क्योंकि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इन्होंने y से रिप्रेजेंट कर दिया ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको x से और इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, या अपनी तरफ से कुछ और वैल्यू मानना चाहें l के अलावा कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल इज पैरेलल और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। पैरेलल होगी डाइपोल मोमेंट के और अपोजिट होगी डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के, इसलिए ये यहाँ पे -आई कैप आ रहा है भाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई भी हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उसके ऊपर क्या करेगा, वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और वो टॉर्क की अमाउंट कितनी होगी या कितनी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो देखिए भाई। तो डाइपोल के अंदर द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू ई एक्ट अपोजिट टू द ईच अदर। ठीक है, तो देखो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स जनरेट होगी क्यू ऑफ ई। पॉजिटिव क्यू है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स होगी। यहाँ पे नेगेटिव ऑफ क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो दोनों क्या करेंगे, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डाइपोल एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, सो द translational motion of the dipole. However, the force are along different line of action and constitute a couple
हैज़ द डाइपोल विल रोटेट एंड एक्सपीरियंस ए टॉर्क। तो टॉर्क किसकी वजह से होगा भाई, ये जो फोर्स है ये एक इसको डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जो डाइपोल होगा वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस या टॉर्क जनरेट करेगा भाई। तो वो टॉर्क जो इसकी वजह से फील होगा वो क्या हो जाएगा, टॉर्क मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, ये वाली है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू ऑफ ई है, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 2l है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे लगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। तो 2l साइन ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। और q इंटू 2l किसके बराबर होता था, p डाइपोल मोमेंट के बराबर होता था। तो p e साइन ऑफ थीटा, और साइन ऑफ थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस प्रोजेक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो क्या कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉर्क जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी एंड इनटू ए प्लेन टू द कंटिन्यूइंग ऑफ पी एंड ई। तो क्रॉस प्रोजेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है कि क्रॉस प्रोजेक्ट को हम राइट एंड स्क्रू रूल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि अपनी जो फिंगर्स को हम रोटेट करें पी से ई की तरफ, तो हमारा जो थंब होगा वो इसकी रिजल्टेंट क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर किसी भी प्लेन में P और E, यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट P प्रेजेंट है, P इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे है। तो इन दोनों को जब रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P से E की तरफ जाएंगे तो ये होगा। तो ये जो इसका जो थंब होगा हमारा हाथ का, वो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो टॉर्क क्या होगा, P और E जिस प्लेन में प्रेजेंट है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा भाई। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क। ओके, स्पेशल केस कह रखा है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो साइन थीटा 0 साइन 0 0, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो P इंटू ई हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर 180 ले तो साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो उस केस में भी टॉर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। अब हम निकाल रहे हैं वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल कोशिश करेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, क्योंकि स्टेबल पोजीशन वही है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो मान लेते हैं किसी भी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर डाइपोल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, किसी भी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो डाइपोल है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है डी थीटा, तो उसके द्वारा जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ क्या है, टॉर्क प्रोड्यूस बाय द डाइपोल। तो टॉर्क कितना था, P इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो ये तो था स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, तो टोटल इंटीग्रेशन कर दो कहाँ से कहाँ, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, यानी कि जितना वो थीटा रोटेट करेगा अपने आप को, जो टॉर्क है जो हमारे पास डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने के लिए जितना थीटा एंगल अपने आप को रोटेट करेगा वो इनिशियल से फाइनल वैल्यू तक उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो क्या हो गया, हमने मान लिया कि इनिशियली थीटा 1 पे था और फाइनल वो थीटा 2 पे पहुंचा, तो थीटा 1 से थीटा 2 इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। रिजल्टेंट W जो हमारे पास आएगा वर्क डन वो क्या हो जाएगा, P इंटू ए कोसाइन ऑफ थीटा 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा 2, ये हो जाएगा हमारे पास total amount of work done of electric dipole. If the potential energy is arbitrarily taken 0 when the dipole is at 90 degree, then potential energy is rotating the dipole and incline it at an angle theta, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये मान लेते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर वो क्या था, एक आर्बिट्रेरी अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी तो सेकंड पॉइंट के ऊपर उसको लाने के लिए क्या हो जाएगा
कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पी ई कोस ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगी भाई। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन एज जीरो आर्बिट्रेरी एट एनी पोजीशन देन डाइपोल। कब, जब थीटा जीरो था तो पोटेंशियल एनर्जी कब थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, यानी कि माइनस ऑफ पी ई वैल्यू होगी। अगर थीटा 90 डिग्री है तो कोस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी, अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो। अगर 180 डिग्री में है तो पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी डाइपोल मोमेंट इनटू ई। ठीक है।